नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम चरण में हैं। 6 फेज़ के इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, 7वां फेज़ का इलेक्शन बचा है। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी दौरे या चुनावी प्रचार को लगभग बंद कर दिए हैं। इस बात का प्रश्न मीडिया चैनलों पर हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी 400 पार होगी कि नहीं। इस बात का भी चर्चा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो यह काफ़ी चर्चा का विषय है और काफ़ी सुगबुगाहट इस पर चल रही है। देखो, पहली बात तो 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया था, वह 400 पार का नारा इसलिए दिया था कि एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट और एक मनोवैज्ञानिक असर विपक्ष पर कायम किया जा सके। कुछ खास ज़रूर है। 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, वह 2014 और 2019 से पूरी तरीके से अलग है। 2014 का जो चुनाव था, वो सत्ता के विरुद्ध लहर थी। समझते हैं, 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी और महंगाई, बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा तभी भी था और आज भी है। तो वह एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था 2014 में, सत्ता के विरुद्ध लहर। लेकिन 2019 में ऐसा क्या खास था कि जिससे कि नरेंद्र मोदी सरकार फिर से वापस आई। देखो, 2019 में जो चुनाव हुए थे, उस 2019 के चुनाव में यह बात पूरी तरीके से यह खास मतलब 2019 में पूरी तरीके से अलग इस तरीके से है कि 40 जवान सीआरपीएफ के उस समय मारे गए थे और जिसका जवाब मोदी जी ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके दिया। और अभिनंदन जो थे उनको जो किडनैप किया गया था, उसके बाद मोदी जी उनको छोड़ा लेकर के आए और एक तरीके से इंडिया और पाकिस्तान हो गया। इससे ध्रुवीकरण वोटों का बड़ी तेज़ी के साथ हुआ और नरेंद्र मोदी एक तरफा चुनाव जीते और विपक्ष पूरी तरह से धाराशायी हो गया, क्योंकि फिर वो देश के ऊपर आ गया चुनाव। तो यहाँ जातिगत समीकरण, आरक्षण और संविधान जैसे मुद्दे कोई काम के नहीं रह गए, क्योंकि जब देश रहेगा तभी ये सारे मुद्दे जीवंत रहेंगे। तो मोदी जी ने जो करारा जवाब दिया बालाकोट में एयर स्ट्राइक में, इससे और जो सहानुभूति थी 40 जवान सीआरपीएफ के मारे थे, उसका जो जवाब दिया, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नरेंद्र मोदी के ऊपर बना और बड़े आसानी से चुनाव जीत गए और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 272 का आंकड़ा पार कर लिया। लगभग 282 ऐसी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, 320-330 एनडीए गठबंधन ने जीता था। लेकिन 2024 का चुनाव पूरी तरीके से अलग है। अलग इस तरीके से है 2024 का चुनाव कि ऐसा कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं हुई, ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई, बल्कि विपक्ष और एकजुट हो गया। एकजुट ऐसे हो गया, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनका जेल जाना, तिहाड़ जेल जाना, एक नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एकजुटता विपक्ष में लेके आया। शिवसेना की पार्टी का टूटना और एनसीपी की पार्टी में बगावत और टूट, ये एक जुटता लेकर के आया। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट बात, उत्तर प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश और बिहार एक ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और लगभग 10 सीटें हरियाणा में हैं और 40 सीटें बिहार में हैं। तो मोटा मोटा आंकड़ा लगाया जाए, आप जैसे झारखंड में 10 सीटें हैं और
दिल्ली वगैरह में 7 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के ये बताएं कि लगभग 150-160 सीटों पर विपक्ष काफ़ी प्रभावशाली नज़र आ रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, हरियाणा, पंजाब और झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों, ये हिंदी बेल्ट के क्षेत्र हैं और बीजेपी प्रभावित राज्य हैं। बीजेपी के अपना एक प्रभाव इन राज्यों में है। लेकिन जो अग्निवीर जैसा मुद्दा विपक्ष ने उठाया, उस अग्निवीर जैसे मुद्दे ने काफ़ी प्रभाव डाला, क्योंकि अग्निवीर का जो योजना, अग्निपथ योजना इन्होंने लागू किया था, वह टोटली नॉर्थ और साउथ की घटना पड़ गई कि बिल्कुल उल्टा। क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि सेना जैसी संस्था पर, सेना जैसी डिपार्टमेंट में इतना बड़ा परिवर्तन लाया जाएगा, वो भी 4 साल की भर्ती की योजना ला करके। तो लोगों में बेरोज़गारी से रिलेटेड इस पर काफ़ी ज़्यादा चिंता है और काफ़ी ज़्यादा लोगों में इस पर बहस भी है। और 400 पार का जो इन्होंने जो इसका जवाब दिया, उन्होंने बोला कि संविधान पलट देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को ये लोग पलट देंगे। देखो, इसका असर ये पड़ा दलितों में और पिछड़ी जातियों में, कहीं ना कहीं और डिवाइड करने की कोशिश की गई। इसका जवाब राम मंदिर के रूप में दिया गया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई, उससे समीकरण को जोड़ने की कोशिश किया गया। विपक्ष ने कभी भी अल्पसंख्यकों का मुद्दा, मुसलमानों का मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि वो जानते थे अगर ये मुद्दा उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन फिर भी मैं इस बात का चर्चा ज़रूर करूँगा मेरे भाई, कि यदि नरेंद्र मोदी मतलब भारतीय जनता पार्टी 272 से कम सीट जीतती है, 272 का आंकड़ा नहीं पार करती है, तो क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? तो भाई इसका उत्तर ये है, तब स्थिति बड़ी गंभीर हो जाएगी और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि नितिन गडकरी 2009 के टाइम में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे, और उस समय 2004 और 2009 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी ख़राब थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि कुछ दिनों में ये भारतीय जनता पार्टी आर्थिक तंगी से गुजर जाएगी और एक तरीके से एक आपात स्थिति भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगी, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में नहीं थी और सत्ता से बाहर थे और कोई ऐसी लहर नहीं थी, ऐसा कोई बड़ा लीडर नहीं था। इस वजह से 10 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रही। उस कठिन परिस्थिति में जहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की तरफ अपनी विचारधारा एक तरीके से मुँह कर चुके थे, जिन्ना पर उन्होंने समर्थन दिया था, जिन्ना की तारीफ़ किया था, उस समय में पार्टी को बचाने वाले और पार्टी को संभालने वाले नितिन गडकरी थे। नितिन गडकरी एक उद्योगपति भी हैं और एक बहुत बेहतरीन माइंडसेट के आदमी हैं। भारतीय जनता पार्टी में आर्थिक तंगी का असर हुआ नहीं, तो उनके उन अनुभवों का, उनके उन एक्सपीरियंस का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी बची रही, अपना उसका अस्तित्व बना रहा, जो कि नरेंद्र मोदी के एक लीडर के रूप में 2014 में आए और इसको एक स्पार्क के तौर पर कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। तो अगर 272 से कम सीटें आती हैं तो आप जानते हैं कि नितिन गडकरी का टिकट भी लास्ट टाइम में डिक्लेयर किया गया था। नितिन गडकरी का सबसे ज़्यादा चांस है प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि नितिन गडकरी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, चाहे कोई भी राज्य हो और किसी भी पार्टी के नेता हो, सभी में उनसे उनकी बनती है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 300 से प्लस सीटें जीतती है तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष चाहे केजरीवाल कितना भी कहें कि भारतीय जनता पार्टी अगली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बनाएंगी, क्योंकि उनकी उम्र 75 साल के पार हो गई है और लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा को इसीलिए बाहर कर दिया क्योंकि उनकी उम्र 75 के पार हो गई। लेकिन फिर भी अगर 300 के पार अगर सीट जाती है
नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, बशर्ते नियम और कायदा कुछ भी कहे। और देश में बड़े बदलाव, बड़े खेल होंगे। कुछ खेल मैं आपको बता दिया, वन नेशन वन इलेक्शन। जुडिशरी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जो कोलिजियम का इशू है। तीसरा आपका जो है वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन मैंने आपको बताया ही, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पीओके जैसे मुद्दे देश में सॉल्व होंगे और प्राइवेटाइजेशन बड़ी तेज़ी के साथ देश में होगा। 4 जून को आपको इंतज़ार करना है कि समीकरण क्या बदल रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि 400 नहीं, अगर 300 के पार भारतीय जनता पार्टी पहुँचेगी तो ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर चमत्कार होने की उम्मीद है। मैं आपको बताता हूँ, जो विपक्ष कह रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी डाउन होगी सीट से, ऐसा कुछ नहीं होगा। लोग प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, मुख्यमंत्री को नहीं चुन रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, इसलिए प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का फेस सबसे ज़्यादा चमक रहा है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी अपने सीटें बनाए रखेगी, बल्कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। कुछ सीटें हो सकता है कि कुछ सीटें 1 या 2 सीटें केरल, और यहाँ पर इनके संगठन नहीं है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कुछ सीटें हैं, ये लोग निकाल ले जाएं। बढ़ेगी तो बंगाल में बढ़ेगी सीटें। ये समीकरण को पूरी तरीके से बदलेगा। और सीटें कहाँ पर बढ़ने के इनके चांसेस हैं, बाकी सभी जगह तो इन्होंने लगभग दे दिया। महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछली बार इलेक्शन शिवसेना के साथ लड़े थे, सीटों को डिवाइड किए थे। इस बार ये अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, और अपने दम पे चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि इनके पास अपने दम पे ज़्यादा सीट जीतने का मौका। तो यहाँ से कुछ बड़ा परिवर्तन होने के चांसेस हो सकते हैं। इंतज़ार कीजिए 4 जून को क्या समीकरण बन रहे हैं। और उड़ीसा, भूल गया मैं, उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी सीटें निकालेगी। उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना और दक्षिण के कुछ जो राज्य हैं, इनमें से कुछ सीटें मिला करके ये समीकरण ऐसे बनाएंगे कि 300 के पार ये किसी तरीके से पहुंच जाएंगे। तो जो भी होगा समीकरण हम आने वाले समय में देखेंगे। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, और इंतज़ार कीजिए कि क्या हमारे समीकरण, हमारे अंदाज़ा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी 288 सीटें आसानी से जीत जाएगी और अपने दम पे सरकार बनाएगी। धन्यवाद।